साथियों नमस्कार। साथियों, जियोपॉलिटिक्स में बड़ी तेजी से मूव्स खेले जा रहे हैं और आज तो गजब हो गया जहां हमारे जयशंकर साहब ने पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को रेल दिया। जी हां, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि भारत ने अमेरिका पर जो टैरिफ्स लगाए हैं 30%, जो उनके दालों पर लगाए हैं, वो लास्ट ईयर लगाए थे अक्टूबर नवंबर में, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है और बात भी अब पब्लिक में आई है जब वहाँ के बड़े बड़े सीनेटर्स ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया है। और भारत ने अमेरिका ही नहीं, कई देशों की दालों पर इस तरह के टैरिफ्स लगाए हैं। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था, वो मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ कि भारत ने पोलैंड को सुना दिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन कुछ नया लाते हैं वो। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी व्यवस्था है कि हर दिन आपको एक्साइटेड रखते हैं जियोपॉलिटिक्स पढ़ने के लिए। और साथ ही यूरोपीय यूनियन भारत से संबंध अच्छे करने के लिए क्यों परेशान है। रातों रात उड़ते हुए यूएई के शेख भारत क्यों आए। रातों रात से मेरा मतलब एक दिन पहले बताया और अगले दिन आ गए, ऐसी क्या जल्दी थी। इन सभी चीज़ों पर बात करते हैं। आइए, सबसे पहले ट्रंप चचा की बात करेंगे, बड़े ही चौधरी बने हुए हैं दुनिया के। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ट्रंप किस तरह से बैठे हैं और ये सामने यूरोप के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है। ये फोटो पिछले साल अगस्त का है। इसमें ये यूक्रेन का कब्जाया हुआ मैप दिखा रहे थे इन लोगों को। ट्रंप ने इस पुराने फोटो को निकाला, इसमें कुछ चेंजेस कराए और इसमें इस तरह का एक मैप बनवाया जिसमें अमेरिका के मैप के अंतर्गत कनाडा को दिखाया गया है, ग्रीनलैंड को दिखाया है और वेनेजुएला को भी दिखाया है और इसको शेयर कर दिया। देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप शेयर्स ऑल्टर्ड इमेज ऑफ मैप शोइंग ग्रीनलैंड, कनाडा, वेनेजुएला एज यूएस टेरिटरीज। और किस तरह से इसी फोटो को पकड़ा गया है। एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को बता रहे हैं कि देखो भाई, हम तो इस तरह से चलने वाले हैं, जो मन में आएगा वो करेंगे, तुम अपना देख लो। ये इस बात का संकेत है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अन्य देशों को भी छेड़ रहे हैं ना, उनकी सॉवरेनिटी को, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अड़ोसी पड़ोसियों में उलझने वाले हैं। ट्रंप से मेरा मतलब है यूएसए। तो ये उसके संकेत हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि देखो, मैं बता रहा हूं, मैं नेटो को नहीं मानता, इसलिए ग्रीनलैंड में लड़ने को भी तैयार हूं। वो बता रहा है कि लड़ाई नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मैं अड़ोसी पड़ोसियों से पंगा लूंगा, मुझे मजा आएगा, इसलिए देखो मैं ऐसे काम कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मैं दुनिया में अब अपनी फौज भेज करके दुनिया को कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं अपने आस पड़ोस में ही फसाद पैदा करके उसी को कंट्रोल करना पसंद करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मैं रशिया के साथ हूं, कहीं ना कहीं रशिया को यूक्रेन लेना ले ले, मैं उसके पक्ष में हूं। और कितना कोई कहे चीख चीख के कि विश्व किस तरफ जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कई मैं लोगों को देखता हूं, वीडियोस बनाते हैं, फेसबुक पर भी डालते हैं, वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, हम वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा रहे हैं। नहीं जा रहे कहीं भी वर्ल्ड वॉर 3 की ओर, हम मल्टीपोलरिटी की ओर जा रहे हैं और अमेरिका कमजोरी की ओर जा रहा है। फिर कह रहा हूं, कमजोरी का मतलब ये नहीं कि अमेरिका भीख मांगेगा, कमजोरी का मतलब ये है कि अब वो बात नहीं रहेगी जो पहले थी। तो इस ओर विश्व जा रहा है। इसी बीच भारत भी बड़े बड़े कदम उठा रहा है, यूरोप भी परेशान है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये संकेत दे दिए हैं। कनाडा किस तरह से चाइना से डील कर आया है वो भी हम जानते हैं, वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एक में। तो कनाडा अब किस तरह से ये संकेत दे रहा है कि हम यूएस की हेजेमनी या यूएस के कहने पर सब काम करें, ये जरूरी नहीं है। कनाडा भी ये कह चुका है। ऐसी स्थिति में हुआ ये कि पोलैंड के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भारत आए हुए थे और जयशंकर साहब से इनकी मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के दौरान, इनका नाम है सिकोर्स्की। मीटिंग के दौरान एक तरफ भारत का डेलीगेशन, एक तरफ पोलैंड का डेलीगेशन बैठा था और मीटिंग के दौरान ही कैमरे के सामने जयशंकर साहब ने पोलैंड से ऐसा कह दिया कि देखो, ऐसा है जिस तरह से पोलैंड हमारे पड़ोस में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो फ्यूल कर रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। शब्द यूज़ किया था फ्यूल, कि पोलैंड को चाहिए कि वो हमारे पड़ोस में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूल ना करे। अब ऐसा क्यों कह दिया? लताड़ सा दिया है भारत ने, इनका चेहरा उतर गया था। ये भी कभी इमेजिन नहीं किए होंगे कि भारत हमको इस तरह से लताड़ देगा। अब इसके पीछे की कुछ वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि ये जो पोलैंड है, ये आज़ादी के बाद से, जब हम आज़ाद हुए तब के बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार ये पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह की मदद भेजता रहता था।
कभी पाकिस्तान को एयरफोर्स में मदद पहुंचा देना, कभी अपने पायलट्स भेज देना पाकिस्तान की एयरफोर्स को ट्रेन करने के लिए। फिर बाद में देखा कि कई सारे हथियार पाकिस्तान को पहुंचा रहा है, मिसाइल्स वगैरह ये सब भी देता रहा है। और हाल ही में हमने देखा कि पोलैंड के यही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लास्ट ईयर पाकिस्तान के दौरे पर थे, जहां पाकिस्तान के साथ जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का मुद्दा भी छेड़ा गया। तो जाहिर सी बात है इन्होंने रुख पाकिस्तान की तरफ कुछ कुछ दिखाया। हम इस सब चीज़ों से खुश नहीं थे। अच्छा, एक बात और भी है, जब भारत रशिया से तेल ले रहा था, अभी भी ले रहा है, जब लेना स्टार्ट किया था तब पोलैंड ने यह कहा था कि भारत रशिया से तेल लेकर के रशिया यूक्रेन वॉर को फ्यूल कर रहा है। तो ये फ्यूल शब्द पहले इन्होंने यूज किया था, तो हमने भी वही शब्द इनको वापस पकड़ाया कि देखो ये नहीं चलेगा। आज देख लीजिए भारत यूरोप को लताड़ रहा है, वो यूरोप जो कभी जो है ये कहता था कि यूरोप की समस्या वर्ल्ड की समस्या है। खैर, अब भारत ने पोलैंड को क्यों लताड़ा है उसका कारण भी है। कारण ये है, अच्छा पोलैंड क्यों चाहता है पाकिस्तान को सपोर्ट करना, ये भी जानिए। पोलैंड पाकिस्तान का सपोर्ट इसलिए चाहता है, पोलैंड ये जानता है कि आने वाले समय में जब रशिया यूक्रेन को खा जाएगा तो रशिया यूक्रेन को खाने के बाद अन्य देश की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसमें पोलैंड भी हो सकता है। मैंने आपको कुछ शॉर्ट्स बनाए थे कुछ महीनों पहले, उसमें बताया था कि पोलैंड के ऊपर से रशिया के कुछ जहाज भी मंडरा करके गए हैं, जिससे खतरा बन गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि पोलैंड पर रशिया आक्रमण कर दे। तो पोलैंड को डर है कि अगला निशाना रशिया का हम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम 2-4-5 ऐसे देशों की बैकिंग करके रखें जिनसे हमें हथियार मिलते रहें, जिसमें पाकिस्तान भी एक है, न्यूक्लियर कंट्री है। तो पोलैंड एक तरह से अपनी सेफ्टी के लिए इस तरह के देशों को अपने साथ रखना चाह रहा है। भारत ने कहा देखो तुम्हें अपनी सेफ्टी करनी है, नहीं करनी है, जो भी है, हमारे पड़ोस में अगर तुमने ये पैसा और इस तरह से सपोर्ट दिखाया तो फिर तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। इस तरह से भारत ने पोलैंड को हड़का के कहीं ना कहीं रशिया को भी मतलब भारत का ऐसा उद्देश्य नहीं है, बट बता रहा हूं, इससे रशिया बहुत खुश हुआ होगा क्या, हाँ पोलैंड को रेल दिया, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। पहला पॉइंट ये। दूसरा, एक बड़ी स्ट्रेटेजी ये है कि पोलैंड को इस तरह से हमने हड़का दिया। पोलैंड उन 27 देशों में से एक है जो 27 देश यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं। यूरोपीय संघ में 27 देश हैं, उन 27 में से एक पोलैंड है। और इसी यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्ष हैं, अभी 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में भारत आ रही हैं और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रही हैं, FTA या ट्रेड डील करना चाह रही हैं। उस ट्रेड डील में भारत चाहता है कि भारत की शर्तों पर काम हो। उस ट्रेड डील को भारत हर हाल में करना चाहता है, वो भी करना चाहते हैं, पर हम हर हाल में तो करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा अपर हैंड भी रखना चाहते हैं। तो उस अपर हैंड को रखने के लिए कुछ तेवर भी हमें दिखाने पड़ेंगे, तो वो तेवर हमने दिखा दिए हैं। इनको संकेत मिल गया है कि भाई अपर हैंड भारत का रहेगा। इनको भारत की इस समय बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि अब तक इनको जो सहायता दे रहा था USA, वो जिस तरह से ग्रीनलैंड और इन सब के पीछे पड़ा हुआ है, इनको लग रहा है आने वाले समय में US के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। इनको एक बड़ा मार्केट चाहिए ऐसा जो इनको फ्यूल कर सके, इनकी इकोनॉमी को फ्यूल कर सके। वो भारत है, 150 करोड़ लोग हैं करीब करीब। तो अगर हमारे साथ इनकी FTA हो जाती है या ट्रेड डील हो जाती है तो इनको एक अच्छे खासे मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा जो इनको सरवाइव करने में मदद करेगा। वरना इधर से रशिया इनको खा जाएगा और इधर USA इनको सपोर्ट करेगा नहीं, उल्टा US भी खा ही रहा है और क्या है। तो इनको सहारा चाहिए। अब जाएं तो जाएं कहां, चाइना के पास कब तक जाएं, चाइना से भी इनके संबंध अच्छे हैं, तो इसलिए भारत के पीछे पड़े हुए हैं। अगली खबर मेरी यही है, देखिए। और इस डील को बताया जा रहा है, जो ये ट्रेड डील होने वाली है भारत और यूरोपीय संघ के बीच में, इसको बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, इस तरह से कि अब तक की सबसे बड़ी डील होने वाली है। अब तक की सबसे बड़ी डील होने वाली है, अब तक क्यों नहीं हो पाई है, उन सब पर भी बात कर लेते हैं, इन पर आएंगे अभी। देखिए, यूरोपीय संघ और भारत के बीच में इस तरह की डील पर बात 2004 से चल रही है, लेकिन हो नहीं पा रही थी, क्योंकि अब तक USA और यूरोप में सब सही चल रहा था। उधर रशिया भी कुछ ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखा रहा था। अब इनके लिए सर्वाइवल की दिक्कत आ रही है। सर्वाइवल का मतलब ये नहीं गरीब हो जाएंगे, मतलब इन्हें एक धुरी ऐसी पकड़नी है जहां से ये अपनी इकोनॉमी को फ्यूल करते रहें। ऐसी स्थिति में ये चाहते हैं कि भारत के साथ इनकी डील हो जाए। अच्छा, इनमें पहले ये जो यूरोपीय संघ है, पहले यूरोपीय संघ में 27 नहीं 28 देश हुआ करते थे, जिनमें से UK इनमें से बाहर हो गया था। UK ने कहा हमें बाहर होना है आप में से। तो UK का इस संघ से बाहर होना ब्रेक्जिट कहलाता है, ब्रिटेन का एग्जिट, ब्रेक्जिट। तो UK तो बाहर हो गया। अब जब UK बाहर हुआ तो इन सब में सबसे बड़ी ताकत UK था। UK के साथ भारत ने पिछले साल ही ट्रेड डील कर ली है।
तो अब इनको ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि भारत यूके के साथ ही करता हुआ रह जाए, हम पीछे रह जाए और हम अपनी शर्तों के चक्कर में डील ना कर पाए। तो कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस हुए होंगे, इसीलिए ये लोग अब जल्द से जल्द अपना बाजार का एक्सेस भारत को और भारत का एक्सेस खुद लेना चाहते हैं, जिससे कि ये भी उतना लाभ कमा पाए जितना यूके कमा पाएगा। इस बीच इनकी कुछ शिकायतें भारत से रहती थी, जैसा कि इनको आदत है तानाशाही की, हड़काने की, यूरोप की प्रॉब्लम वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी पहले नहीं हो पाई थी डील्स। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए, दूसरे नंबर पर जो बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूरोपीय यूनियन है। तो अभी भी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत इनके साथ लगभग 135 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है, इस संघ के साथ, यूनियन के साथ। और 135 बिलियन डॉलर में भारत कहीं ना कहीं फायदे में ही रहता है, ट्रेड सरप्लस में ही रहता है। ये देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। यूरोपीय यूनियन इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये मैंने आपको बता दिया, जो 2024 में 120 बिलियन यूरो का किया था। यूरो का था, मैंने 135 बिलियन डॉलर बताया, डॉलर, ठीक है, जो कि भारत की जो कुल ट्रेड है उसका 11.5% रहा है। और ईयू के हिसाब से देखें, उनके हिसाब से देखें तो हम उनके 9वें नंबर के ट्रेडिंग पार्टनर है, 9th। वो सबसे ज्यादा ट्रेड करते थे यूएसए के साथ। अब देख रहे हो आप, यूएसए, चाइना और यूके के साथ करते थे आपस में, ठीक है। हम लोग जो उनको देते हैं, गुड्स भी देते हैं और सर्विसेज भी देते हैं। सर्विसेज का भी अच्छा खासा हमारा शेयर है, हम 387 मिलियन डॉलर की सर्विसेज उनको देते हैं। और इसमें अच्छा खासा जो रेशियो रहा है अभी तक, उसमें भारत की तरफ से ही लोग ज़्यादा जाते थे आईटी में तथा अन्य कंपनीज में काम करने के लिए, और गुड्स का भी अच्छा खासा शेयर रहा है। अच्छा, एफडीआई भी उनका आता रहता है हमारे देश में, देखेंगे आप तो 140 बिलियन यूरो है 2023 का। और गुड्स की बात करें तो 2022 में देखिए, ईयू ने जो इंपोर्ट किया है वो ये हरा वाला है, यानी ज़्यादा हमसे मंगाया है, हमको भेजा कम है, यानी हमने उन्हें ज़्यादा बेचा है। ये चार्ट है, ये यूरोप के दृष्टिकोण से देखिएगा, यूरोप ने मंगाया ज़्यादा इंडिया से, इंडिया भेजा कम। 2023 में यूरोप ने मंगाया ज़्यादा, भेजा कम। 24 में यूरोप ने मंगाया ज़्यादा, भेजा कम। कारण था कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद मजबूरी में यूरोप को रशिया की तरफ से आने वाली पाइपलाइन के तहत तेल लेना बंद करना पड़ा था। यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पर गैस और तेल आता था, वो इनको रोकना पड़ा। अब ये कैसे अपना काम चलाएं, तो ये ऐसे ना करके ऐसे कर रहे थे, ठीक है। कैसे? पहले रशिया से तेल आता था भारत, कच्चा तेल आया, भारत ने रिफाइन कर दिया, रिफाइन करने के बाद फिर भेजता था भारत यहाँ पर। तो भारत ने पिछले 3 साल में इनको बहुत तेल बेचा है, 3-4 साल में। उसकी वजह से भारत एकदम अच्छे खासे ट्रेड सरप्लस में चल रहा था और इसलिए इनको महंगा पड़ रहा था तेल। अब पहले तेल पाइपलाइन से सीधा आ रहा है, अब तुम पानी के जहाज से मंगाओगे तो महंगा ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे इन्फ्लेशन आता गया और भारत सरप्लस में रहा। अब हुआ ये, ट्रम्प चाचा आ गए, ट्रम्प चाचा ने कहा कि नहीं नहीं, तुम लोग यूरोपीय यूनियन, तुम ये सब मत लो इंडिया से, रशिया का तेल है ये। तब से थोड़ा कम हुआ है, वरना इसी जनवरी से ही कम बंद हो जाएगा। कम तो काफ़ी हो गया था, तो वरना तो हम अच्छे खासे उसमें चल रहे थे। सर्विसेज की बात करें तो इंडिया की तरफ से वहाँ जो सर्विस जा रही हैं वो ज़्यादा जा रही हैं, उनकी तरफ से कम आ रही हैं 2021 में। 22 में हमने और सर्विसेज बढ़ा दी, 23 में हमने और सर्विसेज उनको दी, लोग और काम करने गए, तो सर्विसेज में भी हम इनको पछाड़ रहे हैं। एफडीआई की बात करें तो ये टच करने पे, हाँ, एफडीआई की बात करें तो हमने उनके यहाँ कम पैसा लगाया है, उन्होंने हमारे यहाँ ज़्यादा पैसा लगाया है, ठीक है। ये बैलेंस है इन दोनों का, प्लस माइनस। तो इस तरह से यूरोपीय यूनियन और भारत का ट्रेड और सर्विसेज चल रहा है। ऐसा कुछ नया रिश्ता नहीं बना रहे हैं, ऑलरेडी इनके साथ हमारा संबंध है, बट हम उसको इतना फ्लेक्सिबल कर देना चाहते हैं कि टैरिफ बाजी और इन सब में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सामान इतने महंगे हो जाएं कि एक दूसरे को बेच ही ना पाएं। तो इस तरह की डील्स के जरिए क्या होता है, टैरिफ वगैरह नहीं लगते हैं, टैक्स कम हो जाता है, जिससे चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, हमारे वहाँ बिकना आसान है, उनकी यहाँ बिकना आसान है। अब इसमें भी यूरोपीय यूनियन को कुछ दिक्कतें थी। यूरोपीय यूनियन ये कहता है कि इंडिया को जेनरिक दवाइयाँ नहीं बनानी चाहिए उस स्पीड से जिस स्पीड से इंडिया बनाता है। जेनरिक दवाइयों का मतलब है, जैसे जो दवाई हमारे यहाँ 1 रुपये की मिल जाती है, वो हो सकता है यूरोप में 10 रुपये की मिलती हो। ओरिजिनली उन्होंने बनाई एकदम बड़ा वीआईपी दवाई, एकदम बड़े बड़े लोगों की खाने वाली। हम क्या करते हैं, वैसे ही देख करके उसी तरह की एक दवाई बना लेते हैं, काम वैसा ही करती है, ठीक है। तो हम कहते हैं हम तो बनाएंगे भाई, क्योंकि हमें दुनिया को दवाइयाँ देनी है, दवाइयों से दुनिया का भला होगा, हम क्यों महंगी दवाइयों से पैसा कमाएं।
तो इस पे हमको इजाज़त मिली हुई है कि ठीक है बनाइए। दुनिया में जेनरिक दवाई बनाने के मामले में भारत नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा बनाता है, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, यूएसए को भी देते हैं, इनको भी देते हैं। ठीक है, तो कुछ इनसे सीख के बनाते हैं, कुछ किसी और देश से सीख के बनाते हैं, बना लेते हैं। तो इनको ये है कि ठीक है तुम बना लो, लेकिन ऐसा मत करो कि हमारे यहाँ दवाई रिलीज हुई अगले दिन तुमने बना के बैठ गए, हमारी तो थोड़ी बिकने दो। तो इस पर कुछ नेगोशिएशंस हुए। उम्मीद है 26 तारीख के बाद 27 तारीख को हम ये डील कर लेंगे, फिर ये मदर ऑफ ऑल डील हो जाएगी, यूरोप को सहारा मिल जाएगा और हमको भी एक धुरी मिल जाएगी जहां हम यूरोप के साथ भी धंधा कर रहे होंगे। तो हमने दुनिया के अलग अलग कोनों में कोई ना कोई एक बड़ा देश या देशों का समूह ऐसा पकड़ रखा है जिससे हमने इस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड डील की हुई है, जिससे कोई भी एक देश या समूह हमको ब्लैकमेल ना कर पाए। हमने तेल के इंपोर्ट्स को भी डाइवर्ट कर दिया है, जगह जगह से तेल मंगा रहे हैं, तो किसी एक जगह देश पर संकट आ जाए तो ऐसा ना हो कि हमारा तेल महंगा हो जाए। तो हम बहुत स्मार्टली अपने मूव्स खेल रहे हैं। इसी बीच एक मूव और कल खेला गया है, वो है कि यूएई के जो शेख हैं वो भारत आए, और भारत आने से पहले जो खबरें आ रही हैं कि एक दिन पहले इन्होंने अचानक बताया कि मैं भारत आना चाहता हूं। ठीक है, भारत ने रातों रात इनके लिए इंतजाम किया। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी खुद इनको रिसीव करने गए प्रोटोकॉल तोड़ करके, और ये भारत में 3 घंटे भी नहीं रुके। इस बीच जल्दबाजी में जितने भी एग्रीमेंट्स थे कर करा के चले गए और एक डिफेंस एग्रीमेंट करने की इच्छा भी जताई। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत और यूएई के बीच में डिफेंस पैक्ट हो गया है, अभी नहीं हुआ है, होने की संभावना है भविष्य में। अब ये क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा, इसका भी कारण है। कारण ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी ने कर लिया एक एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट पिछले साल सितंबर में, तो भारत और यूएई भी कर रहे हैं जिससे कि भारत बैलेंस बना सके। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान किसी के साथ कुछ भी कर ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। यूएई हमसे डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहता है भविष्य में, ठीक है कर लेगा, लेकिन अभी यूएई ने जो एग्रीमेंट हमसे किए हैं या जो हमारी उनकी डील हुई है, पहली बात तो ये कि हम उनसे 0.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम एक साल में एलएनजी लेंगे। ये डील हुई है अगले 10 साल तक। ठीक है, उसके बाद ये कुछ पैसा लगाएंगे धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात में। उसके साथ ही भारत और यूएई 2032 तक अपने ट्रेड को $200 बिलियन का करने का लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। साथ ही सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर इंडिया में बनेगा, उसका डेवलपमेंट होगा। साथ ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर भी बात हुई है, जिसे न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन कहते हैं। इस लेवल पर इंडिया और यूएई बातचीत कर रहे हैं। उसके साथ ही ये भी बात हुई है, जो शेख आए हुए थे मोहम्मद बिन जायद, इन्होंने भारत में और यूएई के बीच में, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये कहा है कि हम चाहते हैं कि डिजिटल एम्बेसीज बनाएं, यानी दोनों देशों के बीच में डिजिटल एम्बेसीज को लेकर के भी बातचीत हुई है। गाजा पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जो लोग यहाँ गाजा पर छाती पीटते रहते हैं वो देख लें कि यूएई भी गाजा पर कोई चर्चा नहीं कर रहा और ना करना चाहते हैं। ठीक है, गिफ्ट सिटी गुजरात में भी ये लोग पैसा लगाएंगे, और वर्ल्ड उनकी जो अबू धाबी बैंक है उसमें भी हम जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। डीपी वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट पर बात हुई है, और आने वाले समय में अन्य चीज़ों पर भी बात हुई है, जैसे कि रेलवे कनेक्टिविटी पे बात हुई है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हुई है, ग्रीनफील्ड पोर्ट्स पर बात हुई है, कई सारे पोर्ट्स बनेंगे, पायलट ट्रेनिंग स्कूल खुलेगा, मेंटेनेंस, रिपेयर, और मतलब हर क्षेत्र में बात हुई है। स्पेस कॉर्पोरेशन में भी बात हुई है। स्पेस, न्यूक्लियर, पोर्ट्स, वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे गुजरात में अलग अलग जगहों पर, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। उसके साथ ही आने वाले समय में डिफेंस पैक्ट पे बात होगी, एनर्जी पे बात हुई है, हर सेक्टर पे बात होगी 1.5 घंटे के अंदर अंदर। इतनी जल्दी क्या थी यूएई को? ऐसा कौन सा संकट था? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी हाल ही में यमन में जिस तरह से सऊदी ने यूएई के शिप्स पर स्ट्राइक करी है, उसके बाद यूएई के लिए ज़रूरी हो गया है कि भारत जैसे देश का सपोर्ट लेना, जिससे सऊदी को वो थोड़ा बैलेंस कर सके। ऐसा भी नहीं है। इसके जो मुझे इमीडिएट कारण लग रहे हैं, पहला तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, या तो पाकिस्तान में या ईरान में। इंडिया पाकिस्तान का इस साल युद्ध होना ही कन्फर्म है, और बड़ा निर्णायक युद्ध होगा। वो कभी भी होगा, बिना बताए किसी भी तरह से हो सकता है। तो या तो यूएई को ये सुगबुगाहट है, यूएई पाकिस्तान के साथ अच्छा खासा एंगेजमेंट रखता था, लेकिन उसने पाकिस्तान को डंप करके भारत के साथ पूरी तरह से आने का मन बना लिया है। दूसरा ये हो सकता है कि ईरान पर यूएसए कोई स्ट्राइक करे, या ईरान में रातों रात तख्ता पलट हो जाए, उससे और उसके बाद भारत और ईरान के संबंध नए सिरे से
तैयार होंगे, क्योंकि ईरान फिर यूएसए की तरफ थोड़ा टिल्टेड रहेगा, तो भारत और ईरान के बीच में संबंध अच्छे होने के चांसेस हैं, ईरान से सैंक्शंस हट जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत और ईरान के बीच में डील्स हो जाए, उससे पहले डील कर लो। और या फिर यह भी हो सकता है कि भारत को ऐसा, इस यूएई को ये संकेत मिला हो यूएसए की तरफ से कि भारत ये सोच रहा है कि जो आईमेक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पहले इंडिया से यूएई फिर सऊदी फिर इजराइल होता हुआ यूरोप को जोड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया इस कॉरिडोर को यूएई की बजाय यहां से सोमालीलैंड, रेड सी होता हुआ फिर यूरोप ले जाए, क्योंकि इजराइल ने कह दिया कि हम सोमालीलैंड को मान्यता देते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर इजराइल की प्रेजेंस रहेगी और इजराइल इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर देगा। तो हम इतना यहाँ इस टेंशन्स वाले रीजन से बच करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो कहीं हम अल्टरनेट रूट पर कोई बातचीत ना कर लें या किसी से कोई डील ना कर लें, उसने आकर के इस पर भी चर्चा, आईमेक पर भी चर्चा हुई है भारत और यूएई के बीच में, तो ये भी हो सकता है। और एक और कारण ये हो सकता है कि जिस तरह से ट्रंप अपने यहाँ से इमिग्रेंट्स को बाहर भगा रहे हैं, जिस तरह से ट्रंप वहाँ पर वीज़ा के नियमों को सख्त करते चले जा रहे हैं, कहीं उससे ऐसा ये हुआ है कि जितने भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं, विशेष तौर से भारतीय, वो अब नया अड्डा बना रहे हैं यूएई को। आने वाले समय में ये यूरोप भी करेगा, ये जल्द करने वाला है, तो यहाँ से भी लोग झड़ के आएंगे। उसमें जाहिर सी बात है कई ऐसे होंगे जो इंडियंस होंगे, वो भी यहाँ बसेंगे। तो यूएई आने वाले समय में एक गढ़ बनने वाला है जहां पर दुनिया से भगाए हुए लोग आकर के रहने लगे। भगाए से मेरा मतलब कोई आतंकी या नोटोरियस लोग नहीं, ऐसे लोग जो वीज़ा के नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रहे इनके, वो यूएई में जाहिर सी बात है रहना पसंद करेंगे। तो यूएई के लिए ज़रूरी है कि इंडिया के साथ ये सब कॉपरेशन किए जाएँ, और वो होंगे भी, कॉपरेशन तो हो नहीं दे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। मैं कोई अजीत डोभाल नहीं हूं कि मुझे पहले से सब पता हो, संभावनाएं बता रहा हूं, ये संभावना है, क्या निकलेगी आगे देखा जाएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा इस क्षेत्र में होने वाला है, क्योंकि इतनी अफरा तफरी में ऐसे एग्रीमेंट करना इस बात को संकेत देता है। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।